नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे। ऐसे में आदिवासी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए काफ़ी अहम है। बीजेपी तो आदिवासियों को लुभाने में कोई मौका नहीं छोड़ रही और बीजेपी के दिग्गज नेताओं की फौज आदिवासियों को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश आ रही है। तो कांग्रेस भी आदिवासियों को लुभाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लेकिन सवाल यही है कि इस चुनावी शोर में आदिवासी किसकी ओर जाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी में से कौन आदिवासियों के बीच अपनी पेट ज़्यादा मजबूत कर पाएगा? आज चर्चा में इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। आदिवासियों पर नजर, विधानसभा चुनाव का असर, बीजेपी और कांग्रेस लगा रही जोर, आदिवासी जाएंगे किस ओर? 2018 के विधानसभा चुनाव में जैस के सहारे आदिवासियों का साथ कांग्रेस को मिला तो कांग्रेस का 15 साल का सूखा खत्म हो गया था। तब से लेकर अब तक बीजेपी इसी वर्ग को साधने में जुटी है। अब 2023 के चुनाव सामने है। ऐसे में बीजेपी ने आदिवासियों को रिझाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस महाकौशल और विंध्य में है। वीरांगना दुर्गावती के शहादत दिवस पर यानी 22 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट जा रहे हैं। इस दिन बीजेपी 5 गौरव यात्राएं निकालने जा रही है। बालाघाट में इसकी शुरुआत अमित शाह करेंगे तो छिंदवाड़ा, सीधी, सिंग्रामपुर समेत 5 जगहों पर इन यात्राओं की जिम्मेदारी आदिवासी नेताओं को बीजेपी ने सौंपी है। आदिवासी वर्ग जानता है किस सरकार ने उसके लिए काम किया, पैसा किसने लागू किया। अभी रानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस हम मना रहे हैं, गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, हमने लगातार उनके जो महापुरुष हैं, रानी कमलापति से लेकर टंटिया मामा, बिरसा मुंडा, सबकी यादों को सहेजने का काम किया है। तो ये सच्चाई आदिवासी वर्ग जानता है। एमपी में विधानसभा चुनाव की जंग में आदिवासी कितने अहम है, इसे बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के दौरे से बखूबी समझा जा सकता है। हालांकि कांग्रेस भी आदिवासियों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। पिछले दिनों कांग्रेस ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई थी, तो मंगलवार को पूर्व मंत्री ओमकार मरकाम ने तो पीसीसी में डिंडौरी से आए आदिवासी समर्थकों को कमलनाथ को सीएम बनाने की शपथ तक दिलवा दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में यह शपथ लेते हैं कि 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं की ये जो भावना है उसका सम्मान करता हूं और पूरा विश्वास के साथ माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम तैनात हैं। कुल मिलाकर चुनावी साल में बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुट गई है। बीजेपी महापुरुषों के बहाने आदिवासियों में पैठ बनाना चाहती है। जाहिर है कि आदिवासियों के जननायक को बीजेपी ही सबसे पहले सामने लाई और उन्हें सम्मान भी दिया। फिर चाहे बात हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति करना हो या फिर आदिवासी जननायक टंटिया मामा का बलिदान दिवस मनाना हो। हालांकि आदिवासी वोट बैंक को साधने में कौन कितना कामयाब हो पाएगा, यह आने वाले वक्त में ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है खिलावन जी आपका। नमस्कार। तो जाहिर सी बात है, चुनाव में ज़्यादा वक्त बचा नहीं और 84 सीटों पर आदिवासियों की निर्णायक स्थिति है जो उनके लिए आरक्षित है। उसके अलावा भी तो दोनों ही दल चाहेंगे कि आदिवासी उनके पास आए, क्योंकि जब 2003 में कांग्रेस का किला दरका तो शुरुआत जब झाबुआ के रिजल्ट आए थे और दिग्विजय सिंह ने हार मान ली थी, यानी उनको भी समझ में आ गया था कि अगर आदिवासी सीट आप हार रहे हैं तो मध्य प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। लेकिन 2018 में जेएस के कारण कांग्रेस को बम्पर जीत मिल गई आदिवासी बेल्ट में
वो बीजेपी की सत्ता चली गई 15 साल पुरानी। और अब जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और तमाम सारे जो नेता आदिवासी इलाकों में डेरा डालने वाले हैं, और शेडोल में तो प्रधानमंत्री राम सिंह गोंड नाम के एक आदिवासी के घर खाना भी खाने वाले हैं, ऐसी खबरें हैं। तो क्या असर इसका देख रहे हैं आप? क्योंकि जिस इलाके में वो आ रहे हैं उसके आसपास 8 जिलों में 38 आदिवासी सीटें आती हैं। देखिए मनोज जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का रास्ता आदिवासी वोटरों के बीच से होकर निकलती है। और जिस दल ने भी आदिवासी वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में कर लिया, समझ लीजिए कि उनकी जीत पक्की है, उनकी सरकार पक्की है। मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आरक्षित है। इसके साथ ही लगभग उतनी ही सीटें ऐसी हैं जिस पर ये वोटर काफ़ी प्रभाव रखते हैं, और किसी भी दल के साथ जाए, जिस दल के साथ जाए उस दल के साथ दल की को विजयश्री मिलती है, ऐसा माना जाता है और होता भी रहा है। देखिए, जहाँ तक आपने चित्रण भी किया, आपने बताया भी कि 2018 में किस तरह से हुआ। 2018 में वास्तव में जयस नाम का जो एक आदिवासी संगठन था, उसका समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। साथ ही आपने देखा होगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है या और कोई दूसरी आदिवासी संगठन है, वो लोग ज़्यादा सक्रिय नहीं थे। इसलिए अधिकांश सीटों में लगभग 30 सीटों में, यदि उपचुनाव के पहले की बात कहें अपन, तो 18 में 30 सीटों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुई थी और यहीं से सत्ता की चाबी कांग्रेस के पास पहुंची थी। आने वाले दिनों में, क्योंकि बीजेपी महज 16 सीटें जीत पाई थी और कांग्रेस 30 सीटें जीत गई थी, जबकि उसके पिछले चुनाव में बीजेपी के पास 31 आदिवासी सीटें थी। जहां तक सवाल है कि भाजपा क्या कर रही है, भाजपा ने तो बहुत पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर पदासीन करने के बाद आदिवासी वोटरों को साधने का इससे बड़ा साधन और क्या हो सकता है। बिल्कुल। अब भले ही चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे देश के भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भाजपा के, ये सब आ रहे हैं, आदिवासी वोटरों को रिझाएंगे, उनके बीच जाएंगे। यहाँ तक कि सिकल सेल जो धार में सिकल सेल एनीमिया के लिए जो काम हो रहा है, एनीमिया के लिए जो काम हो रहा है, वो भी आदिवासी वर्ग पे ज्यादा फोकस करके काम हो रहा है। और उसके लिए राज्यपाल मंगू भाई भी बहुत सक्रिय है, उनकी पहल पे ही कई सारे कार्यक्रम इसको लेकर हो रहे हैं। कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, निश्चित रूप से वो भी इसी वर्ग से लगभग आते हैं। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि चाहे बालाघाट में अमित शाह का प्रोग्राम हो, चाहे धार में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हो, सब आदिवासी पर फोकस है। और हमने देखा है पिछले 3-4 सालों में लगातार जिस तरह से आदिवासी वर्ग को साधने के लिए जिस तरह से जतन किए गए हैं, चाहे उनके महापुरुषों को महिमा मंडित करने का काम हो, कई सार्वजनिक स्थानों का, कुछ रेलवे स्टेशन का और कुछ कई जगहों का नाम, इंदौर जैसे क्षेत्र में चौराहे का नाम, टंटिया के नाम पर, जिस तरह से रेलवे स्टेशन का नाम, जिस तरह से नाम रखा जा रहा है, निश्चित रूप से कहना चाहिए। साथ ही प्रतिमाओं की स्थापना जिस तरह से की जा रही जगह जगह, उससे स्पष्ट होता है कि इसी रास्ते से आदिवासी वर्ग के वोटरों को साधने का एक बहुत पुरजोर कोशिश चल रही है। बिल्कुल। तो ब्रजेश जी, कोशिश तो चल रही है, लेकिन हम कांग्रेस के नज़रिए से देखें, आज ही का जो घटनाक्रम है मंगलवार का, कि बीजेपी आदिवासी इलाकों में जा रही है, यात्रा निकाल रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, राष्ट्रपति, उनके जो गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उल्टे कांग्रेसी कुछ आदिवासियों को भोपाल लेकर आ रहे हैं या उनको कसम दिलवा रहे हैं कि आप कसम खाइए कि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए मनोज जी, दोनों ही दल, चाहे हम बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, दोनों का ही फोकस एक तरह से आदिवासियों पर। 2018 के परिणाम ने एक तरह से बीजेपी को फोकस ज़्यादा कर दिया। बीजेपी ने, हमने देखा बीजेपी इससे पहले किस तरह से वहाँ पे सफलता हासिल करती रही। 47 सीटें जो आरक्षित थे आदिवासी क्षेत्रों के लिए,
आप देखिए कि वैसे तो 84 सीटों पर असर डालते, लेकिन 47 आरक्षित है, जिसमें ज्यादा सीटें जिसकी हो जाती हैं उसको सफलता मिल जाती है, जिसकी कम सीटें रहती हैं वो सत्ता से बाहर हो जाता है। ये हमने बार बार देखा है, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार कि इस तरह की घटनाओं से एक सबक लिया है। 2018 के बाद हमने देखा कि कैसे बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, इस वजह से बाहर हो गई थी क्योंकि उनके पास वो सफलता नहीं मिलती उन आदिवासी इलाकों में, कि जिसके कारण से वो सत्ता से बाहर हो गई थी। लेकिन कांग्रेस को हमने देखा कैसे सत्ता में आई। वो 2018 की बात करें तो हम सत्ता में आने के पीछे कांग्रेस का कारण ही ये था कि उनको आदिवासी क्षेत्रों में सफलता मिल गई थी। इससे पहले आदिवासी जो वोट बैंक है वो किसका है? आदिवासी वोट बैंक हमने देखा है कि कांग्रेस के पाले में भी रहा है, यदि कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने दूसरे दल में रहा था, हाँ दूसरे दल में बनाया है, अपने उनका ही वोट बैंक था। यदि दूसरे दल भी बने हो, चाहे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे जैस हो, बाय कवायद हमने देखा है कि वो समर्थन एक तरह से कांग्रेस को किया तो उसका फायदा मिला है। लेकिन बीजेपी ने आरएसएस के माध्यम से एक तरह से पेंट बनाई थी, उनके वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश की थी, और हम 2003 के बाद देखते हैं किस तरह से उनको 2018 तक सफलता मिलती रही। 2018 में सफलता क्यों नहीं मिली? इसके पीछे आप देखिए जैस जैसा संगठन कांग्रेस के साथ आ गए थे, जो युवाओं का संगठन है, आदिवासियों का संगठन है। तो आप देखिए आदिवासियों का एक प्रभाव उसकी तरफ गया, वो वापस मुड़े तो कांग्रेस सत्ता में आ गई। कांग्रेस को 47 में से 30 सीटें मिली थी और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी, जबकि इससे पहले उल्टा रहा है। बिल्कुल 31 सीटें, हाँ, 31 सीटें बीजेपी के पास रही। तो बीजेपी जब 2018 में उसको लगा कि क्यों उसकी हार हुई, कम सीटों से वो सत्ता से बाहर हो गई। और आप देखिए इसके बाद से ही लगातार आदिवासी फोकस पे है, आदिवासियों के आधार पर आप देखिए बाकायदा योजनाएं बन रही, जैसे शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आप देखिए पैसा एक्ट हो, चाहे हम बात करें कि गौरव यात्राएं हो, चाहे नायकों को जो सम्मान देने की बात हुई हो, जो खिलावन जी भी कह रहे थे, आपने भी जिक्र किया है किस तरह से स्टेशन रानी कमलापति के नाम से रखा गया स्टेशन का नाम, और भी अलग चौराहे से लेकर तमाम तरह के प्रयास किए गए, जो उनके जन नायक हैं उनको किस तरह से सम्मान दिए गए, तो पेट बनाने की कोशिश की गई। हाल ही में आप देखिए आरएसएस की एक बैठक होती है, वो आदिवासी क्षेत्रों पर फोकस करते हुए ये सतर्क करते हैं बीजेपी को कि वहां पे भ्रम फैलाया जा सकता है, फिर भड़काया जा सकता है आदिवासियों को, तो उससे सतर्क रहना आपको, उनके बीच में रहना। तो कांग्रेस ने भी कहा, आप देखिए बंगूभाई पटेल राज्यपाल के, हाँ राज्यपाल के माध्यम से, द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से, तो आदिवासियों को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की है बीजेपी ने कि देखिए हम ही आपका हित करते हैं, हम ही आपके नायकों को आगे लाते हैं। तो यही कारण है कि आप देखिए जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो बाकायदा मध्य प्रदेश से आप देखिए कांग्रेस से विधायक रहे हों, निर्दलीय विधायक रहे हों, आदिवासी वर्ग के जो विधायक थे, बड़ी संख्या में बीजेपी को समर्थन मिला था, राष्ट्रपति के नाम पर वोट दिए गए थे। तो आप देखिए एक तरह से उनने पेंट तो बना ही लिए, तो कांग्रेस उससे चिंतित है और कांग्रेस ने अपने आदिवासी नेताओं को मैदान में उतार दिया, बाकायदा जिम्मेदारी दी गई है उनको कि आप जाइए आदिवासियों पर फिर से भरोसा जताइए, चाहे वो इंदिरा गांधी के नाम से, चाहे प्रियंका गांधी के नाम से, चाहे नेहरू के नाम से, ये जताने की कोशिश कर रही है लगातार कांग्रेस कि देखिए गांधी परिवार ने आपके लिए क्या किया। और भारत जोड़ो यात्रा भी इस रूट से निकालने के पीछे ये मकसद था कि देखिए आदिवासी वापस उनके पाले में ही जाएं, या जो 2018 में उनको समर्थन मिला था वो समर्थन तो रहे ही, और भी उनको और समर्थन मिल पाए। तो आप देखिए ओम प्रकाश, वो जो मरकाम है, चाहे भूरिया हैं, चाहे विक्रांत भूरिया सिंह, तो जितने भी आदिवासी नेता हैं वो सक्रिय हो गए हैं। और उसी कड़ी में आप जिस तरह से जो जिक्र कर रहे हैं कि भोपाल लाकर वो शपथ दिलाते हैं, तो आदिवासियों को शपथ दिलाने से लेकर उनसे संपर्क करने से लेकर पूरे जतन कांग्रेस भी कर रही है कि आदिवासी उसके पाले में रहे, उसका जो वोट बैंक है जो खिसक गया था वो वापस आ जाए, और जो पिछली बार उनने परिणाम दिए थे वैसे परिणाम इस बार भी मिले। तो इस बार लेकिन जैस का क्या रुख रहता है, बाकी के जो और भी दल मैदान में उतर रहे हैं वो आदिवासियों को साधने के लिए क्या जतन करते हैं, उस पाले में यदि जाते हैं तो यदि ये बिखराव होता है, हमने देखा है केसीआर की पार्टी में भी चले गए, जैस में दो फाड़ हो गई, तो ये भी बहुत कुछ असर करेगा। तो और यदि ये बंटवारा होता है तो बीजेपी को फायदा दिख रहा है वहां पर असर होगा। तो अब चूंकि आनंद राय अलग हुए हैं तो कहा जा रहा है कि वो आदिवासियों के गैर आदिवासी नेता हैं और उन्हीं की महत्वाकांक्षाओं के कारण ये टकराव हुआ, तकरार हुई। लेकिन क्या हीरालाल अलावा की वो स्वीकार्यता बची हुई है जैश में? क्योंकि पिछली बार उन्होंने अकेले ने मंत्री पद के लालच में वो कांग्रेस के साथ गए, चुनाव जीत गए, लेकिन जैस के बाकी जो धड़ा था दूसरा उसको विरोध में उतर आया था। और आज के जो युवा, कई सारे आदिवासी युवा हैं जो जैस से जुड़े हुए, वो कहते भी हैं कि पार्टी को, संगठन को कुछ नहीं मिला, उसके साथ छलावा हुआ। क्योंकि जो जैस 2018 के चुनाव के पहले लग रहा था पूरे मध्य प्रदेश में एक बड़ी शक्ति बन के उभरेगा, वो एक सीट में सिमट गया। और आज की स्थिति में ये पक्का नहीं है कि वो बीजेपी के साथ जाएगा, कांग्रेस के साथ जाएगा, या जो आनंद राय कह रहे हैं वो कि उनकी पार्टी अलग लड़ेगी। और उन्होंने अपने लुभावने वादे भी कर दिए कि 5,000 रुपये देंगे महिलाओं को, 100 रुपये में सिलेंडर देंगे। और जैस
क्या अकेले जाएगा, क्योंकि वो भी हुंकार भर रहे हैं कि 84 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनेंगी आदिवासी वोट में बिखराव की, ये किसको फायदा पहुंचाएगी? देखिए, जयस की जहाँ तक बात है, जयस हिरालाल लावा के कांग्रेस को समर्थन करने के बाद या कांग्रेस से चुनाव लड़ने के बाद जयस में उदापो की स्थिति तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि अब जयस में टूटन भी होने लगा है। लगभग दो फाड़ हो ही गए हैं। आनंद राय तो दूसरी पार्टी में चले गए हैं, केसीआर की पार्टी में चले गए हैं। लेकिन उनके साथ बहुत कार्यकर्ता नहीं गए, ये एक दिलचस्प बात है। हाँ, लेकिन आनंद राय का अपना कितना जनाधार ये सबको पता है। वो सब जयस के कारण ही आनंद राय अभी ज्यादा लाइट में थे। लेकिन वो उम्मीदवार उतारेंगे तो वो आदिवासी वर्ग से ही होंगे ना। बिल्कुल, क्योंकि रिजर्व सीटों पर तो आपको वही उतारना पड़ेंगे ना, आरक्षित सीटों पर। आरक्षित सीटों पर तो उतारना ही पड़ेगा, सभी दलों को उतारना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आनंद राय यदि अकेले गए हैं और आदिवासियों का समर्थन उसके पास साथ नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस पार्टी में भी जाके उस पार्टी में भी चुनाव लड़के बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जहाँ तक जयस का सवाल है, जयस यदि कांग्रेस को अपना समर्थन जारी रखती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए लाभदायक है। लेकिन क्या वो 2018 जितनी प्रभावी है आज की तारीख में? जयस उतना प्रभावी तो नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि हिरालाल लावा के चुनाव लड़ने के बाद से जयस संकट एक और है ना, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी भी कह रही 230 सीटों पर लड़ेंगे, तो उसमें भी आदिवासियों की रिजर्व सीट है, वो भी आदिवासी वोटों के लिए उतारेंगे तो निश्चित तौर पर वोट काटेंगे। निश्चित रूप से ऐसा ही होगा। हर दल जो है, चाहे ओवैसी की पार्टी है, वो भी यदि चुनाव लड़ती है बहुत सारी सीटों पे, तो उसमें भी कुछ आदिवासियों को उतारना ही पड़ेगा, आरक्षित सीट है इसलिए। तो कुल मिलाकर के मेरा यही कहना है कि जयस कमजोर हुई है। जयस के कमजोर होने के कारण यदि कांग्रेस को समर्थन जारी रखती है तो कांग्रेस को उतना फायदा नहीं मिलेगा जितना 18 में मिला था। और इस बार भाजपा तो देख ही रही है कि जयस में लड़ाई हो, जयस कांग्रेस का समर्थन छोड़े, जयस को अपनी तरफ लाने की कोशिश भले ही नहीं कर रही है भाजपा, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़ दे ये तो जरूर प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता है इस तरह के प्रयासों से बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हम देखते आए हैं, लंबे समय से हमारा अनुभव रहा है कि आदिवासी वोटर जो है कुछ चुनाव को छोड़ दे तो कांग्रेस की तरफ झुकाव उनका रहता है। और पिछले 18 के चुनाव में जिस तरह से झुकाव हुआ, उसके बाद 6 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा के चुनाव में 7 एक और बात है जो आप कह रहे हैं, उस समय इंदिरा गांधी या ऐसे तमाम नेता थे जिनको आदिवासी वर्ग पहचानता था। आज की तारीख में आपको लग रहा है कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जिसकी स्वीकार्यता हो सारे आदिवासियों? और दूसरा, जो आदिवासी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग बटे हुए, भील, कोरकू, सहरिया, गोंड, ये सारे लोग बटे हुए हैं, वो एक साथ होकर वोटिंग नहीं करते हैं। ये बात सही है कि कांग्रेस में आज कोई भी नेता ऐसा नहीं बचे हैं जिसमें आदिवासी वर्ग में उसकी संपूर्ण स्वीकार्यता हो। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरह से अभी भी बुजुर्गवार जो जिंदा हैं, जीवित हैं आदिवासी वर्ग में, वो आज भी कांग्रेस के पेड वोटर होते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं, जो घर के मुखिया होते हैं, जिस दिशा में चलते हैं उस दिशा में लोग बहते चले जाते हैं। ऐसा जो है राजनीति में होता रहा है। तो बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं मिलेगा कांग्रेस को इससे, लेकिन हाँ, कांग्रेस के प्रति समर्पित आदिवासी वर्ग को यदि कांग्रेस समेटने में कामयाब हो जाती है तो उनको बड़ी कामयाबी जो है विधानसभा के चुनाव में। मुनाफे नफे की बात की है ब्रजेश जी, खलावन जी ने, तो एक और चीज़ देखना होगी। 2018 के बाद से एक बड़ी संख्या में जो आदिवासी मकान से वंचित थे, पीएम आवास में उनको मकान मिले हैं, क्योंकि जिस राम सिया के हम प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो भी पीएम आवास में निवास कर रहे हैं। उसके बाद जो कोरोना काल के बाद से जो फ्री राशन, पैसा एक्ट, आदिवासी इलाकों में जो राशन की दुकान है उस पर जो सप्लाई का काम है वो आदिवासी युवाओं को लोन दिलाकर, ऐसी तमाम सारी स्कीम्स हैं। जो लाडली बहना है, तो वो उन जो 1.25 करोड़ महिला, उनमें आदिवासी भी हैं, दलित भी, तमाम सारे लोग हैं। तो ये जो एक नया वर्ग तैयार हो रहा है जिसको हम कास्ट से अलग देखें, फ्रीबीज वाला, तो ये भी निर्णायक साबित होने वाला है 2023 में। देखिए मनोज जी, मैं एक अपना अनुभव बताता हूं कि मैं आदिवासी क्षेत्र में जब उपचुनाव हुए तब गया था। बिल्कुल, जोबट। तो जो आपने जोबट की बात कर रहा हूं, तो आपने देखा जो इंदिरा गांधी को जानते थे, कांग्रेस में वैसा कोई नेता है जिसको आदिवासी समाज स्वीकार करने लगा हो? मुझे लगता है ऐसा कोई नेता अब बचा नहीं है। भले ही आप प्रियंका गांधी के बारे में कहें, चाहे राहुल गांधी के बारे में कहें, लेकिन मैंने देखा एक चीज़ वहाँ पर ज़मीनी स्तर पर जो
असलियत है कि बुजुर्ग आदमी जो कह रहे थे ना आपके कि वो इंदिरा गांधी को जानता था, कांग्रेस से जुड़ा रहा, वो भी नरेंद्र मोदी को जान रहा है। उसकी वजह है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत के तहत शौचालय के नाम और आदिवासियों के क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसमें गड़बड़ियों की शिकायत जरूर गांव वालों ने की है, लेकिन आपने देखा कि उन्होंने एक चीज जरूर हुई कि मोदी, मतलब वो प्रधानमंत्री मोदी से सीधे अटैचमेंट था और उनको जो आवास मिल रहे थे, तो जो एक वोट बैंक बीजेपी का बड़ा, उसके पीछे एक वजह ये भी रही। और इसके बाद 2018 के बाद लगातार जिस तरह से योजना का काम हो रहा है, चाहे शराब नीति में उनको देखकर परिवर्तन किए गए हों कि किस तरह से उनको राहत मिल सके। आप देखिए कि पैसा एक बड़ा वो था, बाकी के जो रोजगार देने की थी कि उनको गाड़ी तक दी जाएगी रोशन की दुकानों से, वो उनकी गाड़ी भी आदिवासी वर्ग से ही लगेगी। तो योजनाएं जो तो आई हैं और जो आपको लगातार केंद्र की योजना, चाहे वो मुफ्त अनाज बांटने की हो, चाहे राज्य सरकार की योजना, ये कहीं ना कहीं असर डालती हैं। और ये असर डालती हैं एक वोट बैंक को तैयार करने में। यदि जिसको मकान मिल जाता है, बुढ़ापे में यदि किसी को मकान मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर जिसके माध्यम से मिला है, जिस सरकार से मिला है, उसका प्रभाव पड़ता है और वो उसकी तरफ ख्वाहिश होती है कि उसकी अपने खुद की मकान एक बड़ी चीज होती है कि छत यदि किसी को मिल गई है, शौचालय मिल गए, गांव की बड़ी समस्या है। और आज की तारीख में यदि सड़क मिल रही है और रोजगार मिल रहा है गांव में ही, और उनको वो सहूलियतें मिल रही हैं कि पैसा एक्ट के तहत कि वो अपने संस्कृति का भी पालन कर सकें, तो मुझे लगता है ये बड़ा कारगर साबित होगा। और इससे बचने के लिए कांग्रेस को भी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। उसको जो वोटों का बिखराव होगा इस बार विधानसभा चुनाव में, उस बिखराव को रोकने की रणनीति बनाना होगी। यदि आम आदमी पार्टी की खबरें आ रही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से, लेकिन अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी उसका प्रभाव कितना रहा है ये देखना होगा ना। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को आपने जिस तरह से पहले आपने उपयोग किया गया, अब उसका उतना प्रभाव नहीं रहा। आज की तरह हमने पिछली बार देखा है कि 2018 में जैस का उतना प्रभाव रहा, क्या वो प्रभाव अब बरकरार रह पाएगा? हमने देखा 2018 में बीजेपी जैस की ताकत का आकलन करने में चूक कर गई। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। उन्होंने कहा कि छोटा सा संगठन, एक सीट दे दी उन्होंने, और उस संगठन का फायदा हुआ क्योंकि वो एक संगठन युवाओं का संगठन है, जागरूक संगठन है, सोशल मीडिया से उससे जुड़ा हुआ, और वो कन्वर्ट करने में, हाँ वो कन्वर्ट आपका वोट बैंक को आपने उनको दिलवाने में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस वर्ग ने। तो उनको लगा कि यदि आदिवासी वर्ग से एक विधायक बन जाएगा, हो सकता है वो मंत्री बन जाए, इस वर्ग का कुछ भला हो जाए, जैस संगठन का भला हो जाए। लेकिन आपने जो कहा कि जैस ने बाद में देखी कि हीरालाल अलावा जैसे ही कांग्रेस में से विधायक बनते हैं, उनको मंत्री पद में मिल जाता, मुझे लगता है तो जैस का और प्रभाव बढ़ता और जैस और ताकतवर होती, लेकिन वैसा मिला नहीं होगी। और यही वजह रही है कि हमने देखा है कि जैस में दो गुट हो गए, क्योंकि जो लगातार जैस की उपेक्षा हुई, हीरालाल अलावा का भी बार बार दर्द झलका, तो वो उसकी कारण आप देखिए कि जैस में वो वजह नहीं बची, वो ताकत नहीं बची, वो गुटों में बिखराव हो गया, वो जैस की वो ताकत नहीं रह गई। और शायद कि कांग्रेस भांप गई है, जो आपने भी कहा है, कांग्रेस भांप गई है, इसलिए वो आदिवासी वर्ग से जो नेता हैं उनको सक्रिय कर रही है लगातार, उनसे कह रही कि उन क्षेत्रों में जाएं और उनके हित की बात करें, उनको किस तरह से 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करें, 1500 रुपये नारी सम्मान की बात करें, और जो अन्य योजनाएं जो लेकर आ रही है आदिवासियों को फोकस करके वचन पत्र में बाकायदा वो लेकर भी आ रही है कि उनके लिए और क्या बेहतर कर सकेगी ताकि वो उनको साध सके। तो ये अब देखना ये होगा कि आदिवासी वर्ग किस पाले में जाता है। यदि उसमें बिखराव होते उसके वोट बैंक में, आम आदमी पार्टी में, ओवैसी की पार्टी आती उसमें, और यदि जो केसीआर की पार्टी आ रही है वो भी मैदान, बसपा सपा में, हाँ लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। और उसका कौन फायदा उठा ले जाएगा, ये बड़ा देखने की बात होगी कि कांग्रेस से पाले में यदि एकजुटता से जाते। प्रश्न है। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद खिलावन जी। तो निश्चित तौर पर आदिवासी वोट बैंक पर सबकी नज़र है। आदिवासी जिस ओर गए उस ओर पड़ला भारी। हमने देखा कि उनकी आबादी भले कम हो, लेकिन 84 सीटें यानी 33% से ज़्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है। तो ऐसे में ये वर्ग जिसके साथ जाएगा वो सत्ता की राह उसकी आसान हो जाएगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।